हे फ्रेंड्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं डीमन स्लेयर के बारे में। तो इस वीडियो के लिए मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है, तो आगे की बातें आपको वो बताएंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम है विप्लव और मैं आया हूँ एनिमे बॉयज चैनल से। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज के ऐसे 6 कैरेक्टर्स के पावर और एबिलिटीज के बारे में बताने वाले हैं, और वो हैं तांजीरो, नेजुको, ज़ेनात्सु, इनोसुके, कानाओ। तो अभी तक आपने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर दीजिए। एक बार इनके चैनल पर जाकर देखिए, अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो अब बिना किसी बकवास के तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं तांजीरो कमाडो के बारे में। तो तांजीरो कमाडो एक तरह से मेन कैरेक्टर है डीमन स्लेयर का। तांजीरो कमाडो डीमन से इसलिए बना क्योंकि वो अपनी सिस्टर को दोबारा ह्यूमन बनाना चाहता है। तो अब बात करते हैं तांजीरो कमाडो की एबिलिटीज़ एंड उसके पावर्स के बारे में। इनहेंस सेंस ऑफ स्मेल। तो अगर आपने एनिमे देखी है तो आपको पता होगा कि तांजीरो की स्मेल करने की शक्ति बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। हालांकि डीमन स्लेयर बनने से पहले उसकी ये शक्ति कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन जब उसने डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग करी, जब से उसकी ये पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। अब अगर उसके आसपास कोई भी डीमन आता है तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि वो डीमन कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर है, और ये भी कि वो डीमन कैसा है। फाइटिंग एबिलिटी। तांजीरो की फाइटिंग एबिलिटी हमें सबसे पहले जब देखने को मिली जब तांजीरो और ग्यू आमने सामने थे। तांजीरो ने इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी ग्यू को हराने के लिए एक प्लान बना लिया था। तांजीरो ने ग्यू के ऊपर एक पत्थर फेंका और उसी समय पर उस कुल्हाड़ी को हवा में फेंक दिया और ग्यू को ये दिखाया कि उसके पास अभी भी कुल्हाड़ी है। और सच में ग्यू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और बहुत हैरान भी कि एक लड़का ऐसी सिचुएशन में प्लान कैसे बना सकता है। इनहेंस स्ट्रेंथ। साकिरी माउंटेन में ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इनहेंस हो गई थी, और साथ ही साथ में उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी, जिसकी वजह से तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में टिक पाया। तो अब बात करते हैं तांजीरो की ब्रीथिंग टेक्निक्स और उसके फॉर्म्स के बारे में। तो तांजीरो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करता है, और तांजीरो ने अभी तक 10 फॉर्म सीख लिए हैं वाटर ब्रीथिंग टेक्निक के। फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश। इसमें तांजीरो एक स्लैश में किसी की भी गर्दन काट सकता है। इसका यूज़ तांजीरो ने सबसे पहले हैंड डीमन को मारने के लिए किया था। सेकेंड फॉर्म वाटर व्हील। इसके नाम से पता चलता है कि यह अटैक कैसा दिखता होगा। इसमें तांजीरो अपनी स्वॉर्ड को एक व्हील की तरह घुमाता है। थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस। इसमें तांजीरो एक पैटर्न में जाता है और जो भी इसके रास्ते में आता है उसे बर्बाद कर देता है, और ऐसे करते करते वो अपने एनिमी के पास पहुंच जाता है। फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड। इसमें तांजीरो बड़े आराम से एक साथ 2 डिमंस को मार सकता है। फिफ्थ फॉर्म ब्लेज रन आफ्टर द ड्राफ्ट। इसमें तांजीरो बिना किसी दर्द दिए किसी भी डीमंस को मार सकता है। सिक्स्थ फॉर्म वर्लपूल। इसमें तांजीरो अपने लोअर बॉडी और अपर बॉडी को ट्विस्ट करता है और एक वर्लपूल बनाता है। और हाँ, इस मूव को अगर पानी के अंदर किया जाए तो ये मूव और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सेवंथ फॉर्म ड्रॉप रिपर थ्रस्ट कर्व। सही बताऊं तो ये मूव हमें एनिमे में नहीं दिखाया गया है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने 8th फॉर्म की तरफ। 8th फॉर्म वाटरफॉल बेसिन। इसमें तांजीरो अपने दुश्मनों पर वर्टिकल अटैक करता है, वो भी अपने स्वॉर्ड से। 9th फॉर्म स्लैशिंग वाटर फ्लो टर्बुलेंट। इसमें तांजीरो एक वाटर सरफेस बनाता है, जिसमें तांजीरो फ्लो करते करते अपने एनिमी और अपना डिस्टेंस कम करता है, और ऐसे करते करते वो अपने एनिमी के पास पहुंच जाता है। और ये मूव सबसे अलग मूव लगता है मुझे देखने में। 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स। मेरे हिसाब से ये तांजीरो का सबसे पावरफुल मूव है, क्योंकि भाई इस मूव में हमें एक वाटर ड्रैगन दिखाया जाता है, और सच में वो वाटर ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तांजीरो ने इसका यूज़ रूई को मारने के लिए किया था। हालांकि वो रूई को मार नहीं पाया था, लेकिन यूज़ तो किया था, और सच में भाई वो सीन देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। अगर आपने एनीमे देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि वो सीन आपको कैसा लगा था। और इन सब के अलावा तांजीरो एक फॉर्म और सीख सकता है, जो कि है 11th फॉर्म डेड कल्म। ये फॉर्म हमें एनीमे में दिखाया जा चुका है, लेकिन इस फॉर्म को सिर्फ ग्यू इस्तेमाल करता है अभी तक, और मेरे हिसाब से आने वाले समय में तांजीरो भी इस मूव को सीख जाएगा। लेकिन तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग टेक्निक के अलावा एक ब्रीथिंग टेक्निक और आती है, जो कि है फायर ब्रीथिंग टेक्निक। लेकिन हमें एनीमे में बताया गया है कि फायर ब्रीथिंग टेक्निक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, फ्लेम ब्रीथिंग नाम की चीज़ होती है। और मेरे हिसाब से ये तांजीरो एक नया ब्रीथिंग टेक्निक जानता है, शायद ये हमें आगे एनीमे में बताया जाए। अभी डीमन स्लेयर की मूवी आ रही है, क्या पता हमें उसमें पता चल जाए कि फायर ब्रीथिंग टेक्निक होती है या फिर वो भी फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक है। कानाओ तेशियोरी शिनोबु कोचो की गोद ली गई बहन है, और वो भी एक डीमन स्लेयर है।
और कनाओ जिस ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है वो है ब्रेथ ऑफ द फ्लावर। तो अब हम बात करेंगे कनाओ के अटैक्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सुपर ह्यूमन आईसाइट। कनाओ की आंखें बहुत ही तेज है जिससे वो अपने दुश्मन की हरकत को देखकर ही ये समझ लेती है कि उनका अगला वार क्या होगा। सेकंड फॉर्म हॉनरेबल शैडो प्लम्प। ये एक डिफेंसिव टेक्निक है जिसमें कनाओ अपने स्वॉर्ड को रोटेट करती है ताकि वो सामने से आने वाले हमलों को रोक सके। फोर्थ फॉर्म क्रिम्सन हेनागोरोमो। इस अटैक में कनाओ अपने अपोनेंट पर तलवार से एक घुमावदार हमला करती है। फिफ्थ फॉर्म पियोनाइज ऑफ फ्यूटिलिटी। इस टेक्निक में कनाओ अपने अपोनेंट पर लगातार 9 बार हमला करती है। सिक्स्थ फॉर्म वर्लिंग पीच। इस अटैक में कनाओ बहुत ही तेजी से घूमती है ताकि वो अपने अपोनेंट पर एक जोरदार हमला कर सके। फाइनल फॉर्म इक्विनोशियल वर्मिलियन आई। इस टेक्निक में कनाओ अपने आंखों की देखने की क्षमता बहुत ही बढ़ा देती है जिससे वो अपने आसपास हो रही चीजों को स्लो मोशन में देख पाती है। पर फाइनल फॉर्म के ज्यादा इस्तेमाल करने से कनाओ के आंखों पर बहुत ही असर पड़ता है। जेनित्सु अगासुमा। जेनित्सु भी एक डीमन स्लेयर है जो कि अब साथ दे रहा है तांजिरो का उसकी सफर में। अब बात करते हैं जेनित्सु की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। इनहेंस सेंस ऑफ हेयरिंग। जेनित्सु की सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा ही इनहेंस है, यहाँ तक कि वो लोगों के अंदर के विचारों को भी सुन सकता है। अगर जेनित्सु इसका यूज़ करे तो वो आसानी से डीमंस का पता लगा सकता है कि डीमंस कहाँ पर है। अनकॉन्शियस कॉम्बैट। हमने देखा है जब जेनित्सु बेहोश हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और जेनित्सु तभी अनकॉन्शियस होता है जब वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है, और अनकॉन्शियस होने के बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो पुराना वाला जेनित्सु है। हालांकि आगे दिखाया जाता है कि जेनित्सु इस चीज़ पर सुधार कर रहा है, और मेरे हिसाब से उसको सुधार करना भी चाहिए क्योंकि वो अगर ऐसे ही रहेगा तो उसे कोई पसंद नहीं करने वाला। तो अब बात करते हैं जेनित्सु की ब्रीथिंग टेक्निक्स और उसके फॉर्म्स के बारे में। तो जेनित्सु ब्रीथ ऑफ थंडर स्टाइल यूज़ करता है। इस ब्रीथिंग टेक्निक की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी इक्वल हो जाती है डीमंस के। थंडर ब्रीथिंग में अभी तक 6 फॉर्म है, लेकिन अभी तक जेनित्सु ने फर्स्ट फॉर्म ही लर्न किया है, और जेनित्सु को कम मत समझना कि उसने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लर्न किया है। नहीं भाई, उसने अपने लिए एक नया फॉर्म भी बनाया है जो कि है 7th फॉर्म, और उसका नाम है होनोकोइजुकी नो कामी। और भाई मेरे हिसाब से उसको नहीं बनाना चाहिए था, अगर बना रहा है तो कोई बढ़िया नाम रखता। कैसा नाम रखा है भाई, बंदा तो सुन के ही मर जाएगा। तो अब बात करते हैं जेनित्सु की फॉर्म्स की। तो फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश। तो इसमें जेनित्सु के पास गॉड लाइक स्पीड आ जाती है, मतलब कि वो लाइटनिंग की स्पीड से जा सकता है, और इसमें जेनित्सु एक ही स्लैश में किसी भी गर्दन काट सकता है। और हमने एनिमे में देखा है जब उसने टंग डीमन की एक ही स्लैश में गर्दन काट दी थी, और भाई वो सीन देखकर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। अगर आपने वो सीन देखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस फॉर्म में 8 फोल्ड है, मतलब कि इस फॉर्म को 8 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन भाई वही बात है, जेनित्सु ने अभी तक 6 फोल्ड ही सीखा है, मतलब कि जेनित्सु से सिर्फ 6 तरीके से यूज़ कर सकता है, और ये हमें एनिमे में दिखाया भी जा चुका है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर देखो भाई, मजे लो थोड़ा ज़िंदगी के भी। नेजुको जो कि एक डीमन है और तांजिरो की बहन है। तो अब हम बात करेंगे नेजुको के अटैक्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। साइज मैनिपुलेशन। नेजुको अपना साइज बदल सकती है, किसी बड़े डीमन से लड़ने के लिए बड़ी बन सकती है और किसी छोटे बास्केट के अंदर जाने के लिए एक छोटी सी बच्ची भी बन सकती है। पावर रीजनरेशन। नेजुको अपनी ताकत को एक लंबी नींद लेकर हासिल कर सकती है जो कि बाकी डीमंस नहीं कर सकते। इनहेंस्ड स्ट्रेंथ। तो जैसे कि हमें पता है कि नेजुको ने कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं की है और उसने किसी इंसान को तक नहीं खाया है, पर फिर भी वो इतनी ताकतवर है और वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। इनहेंस्ड रीजनरेशन। तो नेजुको अपने शरीर के हिस्सों को कटने के बाद भी कुछ ही सेकंड्स में वापस जोड़ सकती है। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन। जब नेजुको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो वो सच में एक डीमन में बदल जाती है, जिस वजह से उसके माथे पर एक सींग भी उगाता है। और ये डीमन फॉर्म नेजुको की फाइटिंग एबिलिटी तो बढ़ाती ही है, पर साथ ही में इंसानों की खून पीने की प्यास भी बढ़ा देती है, जिस वजह से नेजुको को वापस से नॉर्मल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लोडिंग ब्लड। ये नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट है जिससे वो अपने खून को आग की लपटों में बदल देती है, और वो उन आग की लपटों को अपने हिसाब से ही इस्तेमाल भी कर सकती है। और नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट हमने सबसे पहले तांजिरो और रुई की लड़ाई के बीच में देखा था। इनोसुके हाशिबिरा। इनोसुके भी एक डीमन स्लेयर है जो कि अब साथ दे रहा है तांजिरो का उसकी सफर में, मतलब कि भाई सब तांजिरो के पीछे पड़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं इनोसुके की एबिलिटीज एंड उसके पावर्स के बारे में। इनहेंस सेंस ऑफ टच। पहाड़ों में रहने के बाद इनोसुके ने अपने सेंस ऑफ टच को बहुत ज़्यादा ही डेवलप किया है। इनोसुके इसकी मदद से
छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी फील कर सकता है और ये भी बता सकता है कि उसको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। सच में बहुत मस्त पावर है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, इनोसुके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ये तो हम देख ही चुके थे जब तांजीरो और इनोसुके की फाइट हुई थी। और तांजीरो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि इनोसुके फाइटिंग करने का स्टाइल सबसे अलग है। और इसके अलावा इनोसुके के पास है फ्लैक्सिबिलिटी और पॉइजन रेसिडेंस, मतलब कि उसके ऊपर कोई पॉइजन का असर नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इनोसुके के ब्रीथिंग टेक्निक्स और उसके फॉर्म्स के बारे में। तो इनोसुके ब्रीथ ऑफ बीस्ट स्टाइल यूज़ करता है और मैं पहले बता दूं कि इनोसुके ने ये ब्रीथिंग टेक्निक्स खुद बनाई है, वो भी जंगलों में रहकर। फर्स्ट फैंग पियर्स, इसमें इनोसुके अपने दोनों स्वॉर्ड्स को अपने दुश्मन के गर्दन में घुसा देता है। सेकंड फॉर्म रिप एंड टीयर, इसमें इनोसुके अपने दुश्मनों पर अपने दोनों स्वॉर्ड से डायगोनली स्लैश मारता रहता है। थर्ड फैंग डेवर, इसमें इनोसुके अपने दुश्मनों के गर्दनों पर लगातार मारता रहता है, वो भी अपने स्वॉर्ड से। फोर्थ फैंग स्लाइस एंड डाइस, इसमें इनोसुके डायगोनली स्लैश मारता है। फिफ्थ फैंग क्रेजी कटिंग, इसमें इनोसुके सभी डायरेक्शन में अपनी तलवार चला सकता है और कुछ भी काट सकता है। सिक्स्थ फैंग पैलिसेड बाइट, इसमें इनोसुके लगातार दोनों दिशाओं से आ रहे दुश्मनों को खत्म कर सकता है, वो भी अपने स्वॉर्ड से। सेवन फैंग स्पेशियल अवेयरनेस, इसमें इनोसुके हवा में हो रही एक एक हलचल को भी महसूस कर सकता है और अपने दुश्मनों का पता लगा सकता है। लेकिन इस मूव को करने के लिए सबसे पहले इनोसुके अपने दोनों स्वॉर्ड्स को जमीन में गाड़ देता है। एट फैंग एक्सप्लोसिव रश, इसमें इनोसुके अपने दुश्मनों पर बड़ी तेजी से टक्कर मारता है। नाइन्थ फैंग एक्सटेंडिंग बेंडिंग स्लैश, इसमें इनोसुके अपने आर्म्स को डिसलोकेट कर देता है ताकि वो अपने अटैक रेंज को बढ़ा सके। टेंथ फैंग वर्लिंग फैंग, इसमें इनोसुके अपनी स्वॉर्ड की मदद से सर्कुलर मोशन में घूम सकता है। 11th फैंग सडन थ्रोइंग स्ट्राइक, इसमें इनोसुके अपने दोनों स्वॉर्ड को अपने दुश्मनों के ऊपर फेंक देता है। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्यों भाई, आप नहीं चाहते कि आपके भाई का चैनल भी बढ़ जाए, तो प्लीज़ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको डीमन स्लेयर के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं डीमन स्लेयर के ऊपर और भी कई सारे वीडियोस लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।